हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ रैन में। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर रासायनिक बलगतिकी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल कैनेटिक्स। इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप जो है फुल एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीरो से शुरू करूँगा, हीरो तक ले जाऊँगा, ये पक्की बात है। तो आपको पूरी एनर्जी अपने अंदर समा लेनी है शक्तिमान की तरह, और उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि जब एनर्जी के साथ में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आएगी जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, और आप बोर्ड की लिहाज से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मक्खन में बना दूंगा, आई प्रॉमिस। बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है, और जो भी मैं लिखने को बोलूं वो आप लिखते भी रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है कि रासायनिक बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो चलिए हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में, सिंपल सी भाषा में, मक्खन सी भाषा में इसको बताते हैं। रासायनिक बलगतिकी में दोस्तों क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, परेशान हो जाओगे देखते देखते रिएक्शन, इतने रिएक्शन होते हैं, है ना। पर वो सब चूर्ण कर दूंगा। फिलहाल अभी समझिए कि जो रासायनिक बलगतिकी होती है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको प्रभावित करने के जो कारक होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। नहीं समझ में आया है ना, फिर से समझाते हैं अच्छे से, ध्यान से, फोकस से। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन किया जाता है कि कोई भी, जैसे कि मान लिया आसान शब्दों में समझते हैं, जैसे कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन कब स्लो हो रहा है, कब तेज़ हो रहा है, कब बहुत तेज़ हो रहा है, और उस रिएक्शन को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। मतलब कोई अगर रिएक्शन होगा तो वो किसी न किसी कारणवश से प्रभावित हो सकता है, यानी वो अभिक्रिया तेज़ भी हो सकती है, शक 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 वाली, और स्लो भी हो सकती है, ऐसे स्लो भी हो सकती है। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझा जाता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, रासायनिक बलगतिकी। तो अब हम बात करते हैं कि औसत वेग क्या होता है। सबसे पहली हेडिंग आप लगाएंगे औसत वेग। लिखते हैं हम यहाँ पर औसत वेग, इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज तो बहुत सुना होगा, जैसे कि कोई खिलाड़ी है, कहते हैं इतने की एवरेज से रन बना रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। या इस पारी में कितने औसत से रन बने, है ना, तो औसत का मतलब होता है एवरेज। तो एवरेज औसत वेग, इसको भी पहले हम आसान भाषा में समझते हैं, उसके बाद किताबी लैंग्वेज पढ़ ली जाएगी, पहले आराम से समझो। तो औसत वेग क्या होता है, जैसे आप जो है कहीं जा रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं आप, कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर आप जा रहे हैं, मान लिया आप अपने घर से कहीं जा रहे हैं, तो जब आप अपने टारगेट पर पहुँचेंगे, जहाँ भी जाना है वहाँ आप पहुँचेंगे, और अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कितनी स्पीड से आए, तो आप क्या बताएंगे, उसको कहेंगे 50 से आए या 40 से आए, ऐसा कुछ उसको एक फ़िक्स वैल्यू दे देंगे और बता देंगे कि हम 50 की स्पीड से आए, या 40 की स्पीड से आए, या 60 की स्पीड से आए। यही तो बताएंगे कि ऐसे कहेंगे कि इतनी दूर हम 20 की स्पीड से चलाए, इतनी दूर हम 40 की स्पीड से चलाए, इतनी दूर हम 80 की स्पीड से चलाए, ऐसा तो बताएंगे नहीं। जब आप अपने घर से कहीं जाएंगे, तो जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, वहाँ से आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कितनी स्पीड से आए, तो क्या बताओगे, यही कहोगे कि 50 से स्पीड से आए या 40 की स्पीड से आए, ऐसा बता दोगे। तो आप जो बता रहे हो ना, वही क्या है, औसत वेग, मतलब बोले तो एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। इसको अच्छी तरीके से हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आपको एक बात बताने वाले हैं, बात बताएंगे, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर वो समझ गए तो समझ लो औसत वेग भी बड़ी आसानी से समझ गए।
तो चलिए बताते हैं वो बात क्या है। फोकस रखना, ठीक है, दिमाग यहीं रखना, तब समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर लिखते हैं, मान लिया हमारे पास R था और P था। R P क्या है? R है अभिकारक, रिएक्टेंट अभिकारक, और P क्या है? उत्पाद। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो R से क्या बनता है? P बनता है, मतलब अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बन जाता है। ठीक, तो मान लिया इधर हमारे पास समय है, समय, तो T, इधर हम समय लिखेंगे, इधर अभिकारक की संख्या लिखेंगे और इधर उत्पाद लिखेंगे। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास T बराबर 0 समय पर अभिकारकों की संख्या मान लिया 10 थी और उत्पाद एक भी नहीं थे, 0 थे। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके पास अभिकारक होंगे 10 तो उत्पाद एकदम से तो बन नहीं जाएंगे। जब आप कोई भी चीज़ अगर बनाओगे तो पहले क्या होगा? आपके पास अभिकारक होगा, अभिकारक मिलाओगे और तुरंत उत्पाद थोड़ी नहीं बन जाएंगे। तो इसलिए अभिकारक मान लिया आपके पास 0 समय पर, मतलब आपने अभिकारक को बस मिलाया है। तो उस केस में मान लिया कि आपके पास जो अभिकारक थे वो 10 थे और उत्पाद अंडा था, क्योंकि अभी कुछ बना ही नहीं है। उस कुछ समय बाद आपके पास T बराबर हो गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड हो गया। तो 1 सेकेंड बाद अभिकारक की संख्या घटकर हो गई 8। तो 2 ये कहाँ गए? 2 बन चुके हैं उत्पाद, क्योंकि जो अभिकारक होता है वो स्लोली जो है किस में बदलता है? उत्पाद में बदलता है। तो इसलिए T बराबर 1 सेकेंड हुआ, तब आपके पास अभिकारकों की संख्या 8 थी और उत्पाद मान लिया 2 तैयार हो गए। उसके बाद थोड़ा सा समय और बीता तो T बराबर कितना हो गया? 3 सेकेंड। T बराबर 3 सेकेंड पे अभिकारकों की संख्या 6 हो गई और तो उत्पाद कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्योंकि जैसा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ हर कंडीशन में 10 ही रहेगा ना, जितना अभिकारक होगा और जो उत्पाद होगा उसका टोटल नहीं बदलेगा भाई। जितना आप मिलाओगे मटेरियल उसका जो उत्पाद ही बन जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम मटेरियल मिलाएंगे इतना सा और वो कम पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। इस केस में अगर 10 अभिकारक हैं और इधर 0, तो 10 + 0 10 ही रहा, 8 + 2 10 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा। बस हो क्या रहा है कि अभिकारक धीरे धीरे उत्पाद में बदल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा समय और बीता, T बराबर 4 सेकेंड हो गया। 4 सेकेंड बाद अभिकारक कितने बचे? 4 बचे। उत्पाद कितने हो गए? 6 हो गए। उसके बाद T बराबर थोड़ा समय और बीता, 5। T बराबर 5 सेकेंड पर अभिकारक कितना बचा? अभिकारक यहाँ पर हुआ 2 और उत्पाद कितना हो गया? 8। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। उसके बाद में टोटली जब 6 सेकेंड हो जाएंगे तो अभिकारक सारे समाप्त हो जाएंगे, 0 बचेगा और उत्पाद टोटल 10 के 10 उत्पाद बन जाएंगे। ये स्टोरी अच्छी तरीके से समझ लो। अगर ये स्टोरी समझ में आ गई तो जितना मैं आगे बताने वाला हूँ सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पूरे फोकस से ये जो मैं बता रहा हूँ इसको समझ लो। फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए इधर हम समय ले रहे हैं, इधर अभिकारक ले रहे हैं, इसको इधर उत्पाद ले रहे हैं। अभिकारक को इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंट, इसलिए R बना दिए। इसको उत्पाद कहा जाता है, इसलिए प्रोडक्ट का P के लिए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो मान लिया यहाँ पर T बराबर 0 समय पर यहाँ पर हमारे पास अभिकारक 10 थे, उत्पाद 0 था। उसके बाद T बराबर 1 सेकेंड पर अभिकारक 2 घट गए, वो बन गए उत्पाद। T बराबर 3 सेकेंड पर अभिकारक 6 हो गए, उत्पाद 4 हो गए। T बराबर 4 सेकेंड पर अभिकारक 4 हो गए, उत्पाद 6 हो गए। T बराबर 5 सेकेंड पर अभिकारक 2 हो गए, उत्पाद 8 हो गए। T बराबर 6 सेकेंड पर अभिकारक 0 हो गया, उत्पाद सारे बदल गए 10। ठीक है, मतलब जो योग रहा वो 10 ही रहा, क्योंकि 10 + 0 10, 8 2 10, 6 4 10, 4 6 10, 2 8 10 और 0 10, ये 10 ही रहा।
ठीक है, क्योंकि अभिकारक जितना होता है उतना ही उत्पाद होता है। अब बात समझिए, अगर आपको निकालना है मान लिया औसत वेग, क्या निकालना है? औसत वेग, क्योंकि यही तो हेडिंग है। मान लिया आपको निकालना है औसत वेग, तो औसत वेग निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, ध्यान से समझना, दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप अभिकारक की हेल्प से निकाल सकते हैं और दूसरा तरीका है आप उत्पाद की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो अभिकारक की हेल्प से निकालेंगे अगर, तो लिखेंगे औसत वेग बराबर अभिकारक के हिसाब से अगर लिखेंगे तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो औसत वेग निकालने का यह पहला तरीका है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन भाग परिवर्तन में लगा समय। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन मान लिया R2 माइनस R1, अभी समझाएंगे इसका क्या मतलब है। R2 माइनस R1 और बटे परिवर्तन में लगा समय T2 माइनस T1। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा R अपान डेल्टा T, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा R अपान डेल्टा T ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि R2 माइनस R1 और T2 माइनस T1, यानी बड़े से छोटा वाला घटा दिया जाता है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर टाइम हो। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें, यहाँ पर देखिए वैल्यू रखेंगे, अगर आपसे यहाँ पर R1 और R2 लेने को मैं बोलूँ तो आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि हम इस यहाँ से यहाँ तक औसत वेग देखना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास T1 हो जाएगा, ये हमारे पास T2 हो जाएगा। और अभिकारक की दृष्टि से देख रहे हैं तो अभिकारक जो है यहाँ पर T1 समय पर कितना था 8 और T2 समय पर अभिकारक कितना हो जाएगा 2। ये सामने लिखा हुआ है ना, देखिए बात को अच्छी तरीके से समझिए। देखिए ये है हमारे पास T बराबर 1 और ये है T बराबर 5 और ये है अभिकारक 8 और 2। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा T, ये हो जाएगा T1 क्योंकि प्रथम समय, पहला वाला समय, और ये हो जाएगा T बराबर 5, ये हो जाएगा द्वितीय समय अर्थात T2, और ये हो जाएगा 8 है, ये हो जाएगा हमारे पास R1 और ये जो 2 है ये हो जाएगा R2, है ना। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा T1 और ये क्या हो जाएगा T2, ये क्या हो जाएगा R1 और ये क्या हो जाएगा R2। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू रखिए आप अच्छी तरीके से। तो R2 के स्थान पे कितना रख देंगे 2 रख देंगे, माइनस R1 के स्थान पे कितना रखेंगे 8 रखेंगे, डिवाइड बाई T2 की जगह कितना रखेंगे 5 रखेंगे, और माइनस T1 की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो इस केस में यहाँ पे कितना बचेगा -6, क्योंकि माइनस का 8 है और 2 प्लस का है तो कितना बचेगा माइनस का 6, और भाग कर देंगे, 5 से 1 चला जाएगा 4 बचेगा। अब इसको अगर हम भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 से 6 को भाग करेंगे तो 2 से काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा -1.5। अरे भाई 2 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, आधा हो जाएगा, यानी -1.5। तो ये हमारा निकल के आ गया औसत वेग। क्या निकल के आ गया औसत वेग। फिर से समझ लीजिए अच्छी तरीके से एनर्जी के साथ में। देखिए ये तो पूरा मामला आपको समझ में आ ही गया, इसको समझिए। अगर आप अभिक्रिया का औसत वेग निकालना चाहते हैं तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है अभिकारक को देखकर निकाल सकते हैं या फिर उत्पाद को देखकर निकाल सकते हैं। तो मैंने पहला तरीका बता दिया अभिकारक का, उसके बाद में अभी बताऊंगा उत्पाद का। ओके, तो पहले अभिकारक को किस तरह से हल किया है आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझिए। देखिए औसत वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन भाग परिवर्तन में लगा समय। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को लिखते हैं R2 माइनस R1 और परिवर्तन में लगा समय लिखते हैं T2 माइनस T1। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा R
बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमने इस रेंज से निकालना चाहा कि यार T1 से यार T5 तक कितना औसत वेग होगा। तो आप इसको भी ले सकते हैं, मान लिया जिसकी मर्जी हो, यहाँ पर T3 और T6 भी ले सकते हैं, जो मन हो आपका ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने माना है ना, ये सपोज किया है। तो इस यहाँ से यहाँ तक हमने देखना चाहते हैं कि औसत वेग कितना है, ठीक है, औसत वेग कितना है। तो हम ये जो है T बराबर 1 जो है T1 हो जाएगा, और T बराबर 5 जो है T2 हो जाएगा। और अभिकारक की दृष्टि से देख रहे हैं तो R1 8 हो जाएगा और R2 2 हो जाएगा। ये सारे मान मैंने इस फार्मूले में रख दिए हैं। R2 की जगह पे कितना रख दिया, देखिए R2 कितना था 2, माइनस लगा लिया। R1 कितना था, R1 था 8, 8 रख लिया, भाग लगाया। T2 कितना था 5, तो 5 रख लिया, माइनस लगाया। T1 कितना था 1 था, तो 1 रख लिया। अब 8 माइनस 2 तो माइनस के 6 बचेंगे, और 5 माइनस 1 तो माइनस का, तो यहाँ पर प्लस का 4 बचेगा। उसके बाद इसको जब भाग कर देंगे तो आ जाएगा -1.5। अब हम निकाल के देखते हैं उत्पाद की दृष्टि से कि जो हमारा औसत वेग है क्या इतना ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, पहले इतनी बात देखते हैं। तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, उसके बाद हम उत्पाद की दृष्टि से देखेंगे। नोट करिए। अब हम उत्पाद की दृष्टि से देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। ओके, तो पूरे फोकस के साथ में अच्छी तरीके से समझ लो। देखिए, औसत वेग मैंने अभिकारक सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन किया, उसके बाद परिवर्तन में लगा समय। अब अगर हम उत्पाद की नज़र से देखेंगे तो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की जगह पे हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो इसको हटा देते हैं, इसी में कर लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और बाकी बट्टे में यही रहेगा परिवर्तन में लगा समय। ठीक, अब मैं इसको मिटा के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा और पुराना वाला रिपीट भी हो जाएगा, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, पहले क्या था, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, पहले भी था परिवर्तन में लगा समय, अब यहाँ पर भी है परिवर्तन में लगा समय। अब देखिए यहाँ पर R2 है, R क्यों था, क्योंकि अभिकारक देख रहे थे। अब उत्पाद देखेंगे तो यहाँ पर R की जगह पे क्या आ जाएगा P, तो यहाँ पर हो जाएगा P2 और यहाँ पर हो जाएगा P1। क्लियर, यहाँ पर T2 माइनस T1 ही रहेगा। ये डेल्टा R था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, डेल्टा P क्या हो जाएगा, डेल्टा P, और यहाँ पर डेल्टा T डिवाइड बाई, अगर हम यहाँ पर वही रेंज रखते हैं जो पहले रेंज ली थी, यानी T1 से T5 तक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए P2 कितना है हमारे पास, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा T1 समय पर, ये R1 था तो ये क्या हो जाएगा P1, और ये क्या था R2 था तो ये क्या हो जाएगा P2। उसी रेंज पर देखते हैं, देखिए उसी रेंज पर देखेंगे T1 से T5 तक। तो P1 कितना हो जाएगा, P2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे 8, इसको हटा देते हैं। देखिए P2 की जगह कितना रखेंगे 8 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस P1 की जगह कितना रखेंगे, P1 की जगह पे रखेंगे 2 भाग T2 की जगह कितना रखेंगे 5 पहले वाला ही, और माइनस T1 की जगह कितना रखेंगे 1 रख देंगे। पहले वाला आंसर आप ध्यान रखना। अब देखो इसको यहाँ पर कर रहे हैं, ये पहले वाला है, ठीक है, इसको आंसर की ज़रूरत है तो इसका आंसर हम ध्यान रखेंगे। देखिए 8 से 2 जाएगा, कितना बचा 6, और 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब आप इसको भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 3 को काटेंगे, आधा हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर औसत वेग कितना आ गया, औसत वेग कितना आ गया, औसत वेग 1.5 यहाँ पर भी आया, 2 से 3 को भाग किया, कितना है, यहाँ पर भी औसत वेग 5 है, और यहाँ पर भी औसत वेग 1.5 था, और यहाँ पर भी औसत वेग 1.5 है। फ़र्क किस चीज़ का है, ध्यान से देखो, फ़र्क किस चीज़ का है, किस चीज़ का अंतर है, ध्यान से देखो, ध्यान से। यहाँ पर है -1.5, यहाँ पर है 1.5, तो एक माइनस का फ़र्क आ रहा है। अब ये माइनस का फ़र्क क्यों आ रहा है, -1.5 यहाँ पर +1.5, ये माइनस का फ़र्क इसलिए आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले मैंने अभिकारक को रखा था, तो अभिकारक में क्या हो रहा था, समय के साथ अभिकारक घट रहे थे। देखिए 10, 8, 6, 4, 2, 0,
तो समय जैसे जैसे बढ़ रहा था अभिकारक घट रहे थे, तो इसीलिए ये जो माइनस का चिन्ह आया है, जो ऋणात्मक चिन्ह आया है, यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है कि अभिकारक समय के साथ घटते हैं। ओके, और यहाँ पर प्लस इसलिए आ रहा है, ये प्लस ही तो है, प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि उत्पाद जो है समय के साथ बढ़ते हैं। देखिए आप 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो उत्पाद जो है समय के साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस आया है, और अभिकारक जो है समय के साथ घट रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है, और बाकी वैल्यू जो है वो समान है 1.5, 1.5। तो इससे ये पता चला कि आप अगर औसत वेग निकालना चाहें तो आप उत्पाद के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और आप अभिकारक के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। एक जो माइनस का फ़र्क है उसको आप सही भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से सही करेंगे, फोकस से देखिए किस प्रकार सही करेंगे। जब हमको पता ही है कि अभिकारक की, जब हम अभिकारक का फार्मूला लगाएंगे तो एक माइनस आएगा, क्योंकि ये पहले वाला है ना, तो पहले अभिकारक वाला फार्मूला लगाया था, तो अभिकारक वाले फार्मूले में एक माइनस पहले लगा लो। देखो अभिकारक का फार्मूला क्या था, हम यहाँ पे लिखते हैं, का फार्मूला था डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो अब इस आधार पर लगाएंगे तो एक माइनस आएगा, क्योंकि ये हमने किस हिसाब से लगाया था, ये मैंने अभिकारक के हिसाब से लगाया था, तो इसका मतलब इसमें माइनस, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा एक माइनस आएगा। तो जब एक माइनस आएगा उसको हम प्लस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूले में अपनी तरफ से एक माइनस लगा लें, तो अपनी तरफ से माइनस लगा लेंगे तो आंसर माइनस का आएगा, और ये वाला माइनस आंसर वाला, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तब जब ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, यानी फिर अभिकारक वाला फार्मूला लगाओ या उत्पाद वाला फार्मूला लगाओ, आपका आंसर दोनों कंडीशन में बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पर आप माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से माइनस एक लगा लेंगे। अब आप ये वाला फार्मूला लगाकर औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं, और या फिर आप ये वाला फार्मूला भी लगाकर औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है अभिकारक के हिसाब से औसत वेग निकाल सकते हैं, या फिर आप उत्पाद की दृष्टि से भी औसत वेग निकाल सकते हैं। तो औसत वेग निकालने के ये दोनों तरीके हैं। आप एक अप्लाई करेंगे, आपका औसत वेग आसानी से निकल आएगा। ओके, और अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में परिभाषा लिख देंगे। ओके, नोट करिए, आ जाओ। परिभाषा मैंने लिख दी है, ये परिभाषा मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप ये परिभाषा नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर पर अच्छी तरीके से लिख लेना। परिभाषा पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर उस अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया में किसी निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद, तो देखिए या तो अभिकारक या फिर उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद, ये हो गया DR डेल्टा आर अभिकारक या फिर डेल्टा P उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन में जब हम समय का भाग दे देंगे, देखिए यहाँ पर T का भाग दिया, यहाँ पर भी T का भाग दिया, तो जब हम समय का भाग दे देंगे उस अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त कर सकते हैं। सीधी सी बात है। अगर आप अभिक्रिया का औसत वेग निकालना चाहते हैं तो या तो आप अभिकारक या उत्पाद को समय से भाग कर देंगे, अभिक्रिया का औसत वेग निकल आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।